आज के इस ई इनवॉइसिंग के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में टेली सॉल्यूशन से हमारे दोस्त अरविंद जी और हमें पूरी जानकारी देने के लिए सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। साथियों, हमें यह समझना है कि सरकार अधिकारी का और व्यापारी का कांटेक्ट संपर्क समाप्त करना चाहती है, सारे कंप्लायंस ऑनलाइन करना चाहती है और यही सरकार की मंशा है कि आप सब काम टाइमली, कंप्लीटली और करेक्टली करें। टेली सॉल्यूशंस हमेशा से जीएसटी आने के पहले से ही कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ पूरे देश के व्यापारियों को एजुकेट करने के लिए कैसा हमें आगे बढ़ना है ताकि गलती ना हो जाए। गलती की पेनल्टियां बहुत हैवी है, इसलिए हमारे बीच में चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए राजेश खंडेलवाल जी हमारे बीच में है। सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिस में इनकी बहुत महारती हासिल है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पैनल में भी आप एम्पैनल्ड हैं। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ साथ एमबीए, एलएलबी और कंपनी सेक्रेटरी का भी कोर्स किया हुआ है। आप जगह जगह लोगों को एजुकेट करने के लिए आपने बहुत ही सरल तरीके से हर जो भी टॉपिक आती है, अभी हम ई इनवॉइसिंग देख रहे हैं तो आप देखेंगे बहुत ही सरल तरीके से ये हमको सब बात समझाते हैं। मेरा सभी उपस्थित लोगों से निवेदन है कि आदरणीय राजेश खंडेलवाल जी जिस तरीके से बता रहे हैं इसको ध्यान से सुनते जाइए। अपने पास एक पेड नोट रखिए, जहां भी आपको खुलासा चाहिए आप नोट करते जाइए ताकि जब इनका समापन हो जाए तो आप इनसे प्रश्न उत्तर के काल में इनसे भरपूर आप ज्ञान लीजिए। ध्यान रहे अभी मुफ्त में मिल रहा है, इनकी ऑफिस में जाएंगे तो फीस लगेगी। सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत। ओवर टू कोमल फॉर राजेश खंडेलवाल जी। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए। एंड दैट इज ट्रू, दैट गोज फॉर एवरीवन दैट वी हैव दिस सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड राजेश जी being a tally evangelist and GST expert is here today for showcasing the benefits of e-invoicing. So Rajesh ji, without further so over to you, we can take over. Thank you Komal ji and thank you Mr. BC Bhartiya ji for giving me this opportunity. और टैली के साथ तो मेरा बहुत पुराना नाता है। सबसे पहले जब मैंने कंप्यूटर स्टार्ट किया था ना, तो सबसे पहले मैंने कंप्यूटर के हाथ बाद में लगाया था। मुझे लगता है पहले मैंने टैली सीखा, उसके बाद मैंने कंप्यूटर को स्टार्ट किया। और ये मैं हर प्रोग्राम में स्टार्टिंग में कहता हूँ, जिस दिन मेरा पहला दिन था तो उस दिन मैंने पहले एस्केप और एंटर सीखा था। अगर आपको ये दो चीजें आ गई ना तो आपको सब कुछ आ गया। टैली में है क्या, दो ही चीजें तो है, एंटर एंटर एंटर, एस्केप एस्केप एस्केप, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी तो अंदर कुआं है, आप उसमें जितना जाएंगे उतने आपको मोती मिलते चले जाएंगे। तो आज जो टेली सॉल्यूशन का प्रोग्राम है ये इसलिए है क्योंकि अभी आपको ध्यान होगा गवर्नमेंट ने नया नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, ई इनवॉइस मैंडेटरी कर दिया है उन सभी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ है तब से लेकर 31 मार्च 23 तक, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर अगर 5 करोड़ रुपए क्रॉस हो गई थी। मैं आपके साथ टैली की जो स्क्रीन है वो भी शेयर कर लेता हूं, उसी के साथ मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा भी कि टैली इनवॉइस को जो ई इनवॉइस है ना, आपको जनरेट कैसे करना है। पहले थोड़ा सा लीगल प्रोविजन समझ लेते हैं और मुझे उम्मीद है स्क्रीन विजिबल होगी आपके साथ में, तो पहला थोड़ा लीगल प्रोविजन देख लेते हैं। हाँ सर, विजिबल है जी। तो ग्रेजुअली ये इन्होंने धीरे धीरे करके ये 5 करोड़ रुपए तक गवर्नमेंट ई इनवॉइस एग्रीगेट टर्नओवर कब से देखनी है, क्योंकि जब ये 5 करोड़ रुपए वाला नोटिफिकेशन आया ना तो सभी का क्वेश्चन आया कि सर जो मेरा फर्स्ट क्वार्टर का टर्नओवर है, जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 था, जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ था तो अप्रैल टू जून
का जो टर्नओवर है जो वैट पीरियड का था, क्या वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा 5 CR को कैलकुलेट करने के लिए? तो मैं यहाँ पहले क्लियर कर दूं सर, एग्रीगेट टर्नओवर वो होगी जो केवल और केवल जीएसटी में है। वैट एक्साइज की टर्नओवर इसमें इंक्लूड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऐसा हमारा जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है। टर्नओवर से मतलब उस टर्नओवर से है जो जीएसटी एक्ट में है। दूसरा पॉइंट, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 23 तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक बार क्रॉस हो गई, मान लेते हैं 18-19 में क्रॉस हो गई, उसके बाद आपकी टर्नओवर कभी भी 1 लाख से ऊपर गई नहीं, तो भी आपके ऊपर आज की डेट में 1 अगस्त 23 से ई इनवाइस की एप्लीकेबिलिटी है। तो ये तो हमने एक प्रोविजन समझ लिया। अब ई इनवाइस किस सप्लाई के लिए इशू करना मैंडेटरी है, कौन कौन सी नेचर ऑफ सप्लाई है? देखिए 2 ही टाइप की सप्लाई है। जो सप्लाई B2B को होगी तो ई इनवाइस मैंडेटरी है, और जो एक्सपोर्ट है तो ई इनवाइस मैंडेटरी है। अगर B2C सप्लाई का केस है तो ई इनवाइस मैंडेटरी नहीं है। नील रेटेड का है तो ई इनवाइस मैंडेटरी नहीं है। अगर एग्जम्प्टेड का है तो ई इनवाइस मैंडेटरी नहीं है। कुछ रजिस्टर्ड पर्सन है जिनको ई इनवाइस बनाने से एग्जेम्पशन दी गई है, irrespective of that they have crossed the threshold limit for the purpose of e-invoice। तो ये कुछ लीगल प्रोविजंस है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, अभी आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। एक केस अभी आया मेरे पास में, उसके अंदर क्या हुआ कि गुड्स का मूवमेंट हो रहा था। गुड्स का मूवमेंट होने पे उनके पास ई इनवाइस भी था और उनके पास ई-वे बिल भी था। उसके बावजूद भी ना करीब 50 लाख की पेनल्टी उस केस में लगी। अब क्यों लगी, मैं रीजन बताता हूं आपको, और ये बहुत सारे रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं पता। उनके बेनिफिट की बात है जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। जब हम ई इनवाइस बनाते हैं तो हमें ई इनवाइस बनाने के लिए ई-वे बिल पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और जब ई-वे बिल पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ई इनवाइस के केस में जो ई-वे बिल जनरेट होता है ना, उस ई-वे बिल पे IRN नंबर भी आता है। IRN नंबर वो जो ई इनवाइस पे आता है। जब आप ई इनवाइस पोर्टल पर ई इनवाइस बनाते हैं लेकिन उसका ई-वे बिल उसी पोर्टल से नहीं बनाते, बल्कि जो नॉर्मल पोर्टल है उससे जाके अगर आप बनाएंगे तो उस ई-वे बिल के ऊपर वो इनवाइस रेफरेंस नंबर नहीं आता। आप इसको चेक करके देखना। तो जब गुड्स का मूवमेंट हो रहा था तो उस दौरान क्या हुआ कि ई इनवाइस तो था लेकिन ई-वे बिल पे वो इनवाइस रेफरेंस नंबर नहीं था। जीएसटी ऑफिसर ने इसको एक नॉन कंप्लायंस माना और 50 लाख की पेनल्टी लगी, क्योंकि उसमें टैक्स इतना इन्वॉल्व था। तो ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ई इनवाइस बनाने जा रहे हैं। 1 अगस्त 23 से आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। तो आप ऐसा ना करना कि ई इनवाइस तो आप बनाए और जो ई-वे बिल है वो नॉर्मल जो वेबसाइट है वहां से जाके बनाए। आपको बनाना या तो आप सॉफ्टवेयर की जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली जाके भी बना सकते हैं। इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर आपके ऊपर ई इनवाइस की एप्लीकेबिलिटी है और ई इनवाइस आपने इशू नहीं किया, तो इस केस में जो टैक्स अमाउंट है या तो उसके बराबर या 10,000 सीजीएसटी में, 10,000 एसजीएसटी में 20,000 तक की पेनल्टी पर इनवाइस लग सकती है। दूसरी बात, जो आपका रिसिपिएंट होगा ना, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लॉ में यह बताया गया है जहां जहां पर ई इनवाइस इशू करने की कंडीशंस है ना, वहां पर अगर ई इनवाइस इशू नहीं किया गया, गुड्स का मूवमेंट हो जाएगा, ई-वे बिल बन जाएगा, लेकिन रिसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और जो सप्लायर है उस पर तो पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। तो इसलिए ये प्रोविजन को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि 1 अगस्त 23 से स्टार्ट हो चुका है। अब क्वेश्चन आता है हमारे सामने, ये ई इनवाइस जनरेट कैसे होगा? क्या हम में जो ऑलरेडी इनवाइस इशू कर रहे हैं, क्या उस प्रोसेस में कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट है? देखिए, आप जो ऑलरेडी इनवाइस इशू कर रहे हैं, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं मुझे नहीं पता। आप जो प्रोसेस अपनाते हैं वो अपनाते रहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप जो भी इनवाइस करेंगे ना, इशू करेंगे, जब ये इनवाइस की एप्लीकेबिलिटी आ गई तो आपके इनवाइस के ऊपर इनवाइस रेफरेंस नंबर होना मैंडेटरी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर तो हम अपना ईजमेंट के लिए यूज करते हैं, टाइम सेविंग के लिए यूज करते हैं हम लोग।
अगर आप मैनुअल इनवॉइस इशू कर रहे हैं और उस पर अपना INR प्रिंट कर लेते हैं, ई इनवॉइस अपलोड करने के बाद में वहां से नहीं निकालना चाहते आप, तो आप अपना मैनुअल भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और टैली प्राइम अगर आप यूज करें तो वहां से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है बार बार, क्या फॉर्मेट में कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट है? क्या ट्रेडर के लिए अलग फॉर्मेट है? क्या मैन्युफैक्चरर के लिए अलग फॉर्मेट है? क्या सर्विस प्रोवाइडर के लिए अलग फॉर्मेट है? देखिए, फॉर्मेट आपके ऊपर है डिसाइड करना, आप फॉर्मेट कैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, रूल 46 के अंदर कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके इनवॉइस पे होनी चाहिए। फॉर्मेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, आप वर्टिकल बना रहे हैं, आप ब्लू बना रहे हैं, आप या फिर किसी और तरीके से बना रहे हैं, लेकिन वो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके इनवॉइस पे होनी चाहिए। और B2C के लिए अभी कोई ई इनवॉइस आया नहीं। एक और चीज मैं बताऊं यहाँ पर लास्ट लीगल पॉइंट्स में, फिर आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूं कि ई इनवॉइस हमें बनाना कैसे है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है। एक और मैं आपको जो चीज बता रहा था अभी साथ के साथ मैं, हाँ यस, फॉर्मेट में बता रहा था। हाँ, लास्ट पॉइंट जो रह गया, कई बार मैंने देखा है जो ई इनवॉइस बनता है ना, तो नीचे लिखा होता है दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस सो नो नीड टू सिग्नेचर ऑन इट। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, सर सिग्नेचर मैंडेटरी है, चाहे मैनुअल सिग्नेचर हो या डिजिटल सिग्नेचर हो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस है इसलिए सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो सिग्नेचर उस पर नहीं है तो वो एज गुड एज नॉन इनवॉइस है, या हम और थोड़ा सा सरल शब्दों में कहें तो वो एक नॉन कंप्लायंस है और पेनल्टी उस पर लग सकती है। तो ये मैंने आपको कुछ लीगल प्रोविजंस बताए हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा कि हमें ई इनवॉइस बनाना है। अब ई इनवॉइस बनाने के लिए मेरे पास में प्रीलिम्स में क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको ई-वे बिल पोर्टल पे जाके अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, जिससे आप ई इनवॉइस बना पाएंगे। आप ई इनवॉइस डायरेक्टली बिना किसी हेल्प के, यानी हेल्प से मैं बात कर रहा हूं, बिना किसी सॉफ्टवेयर के, आप किसी एपीआई की हेल्प के बिना भी अपना खुद ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसे जनरेट करेंगे ना, तो पहले तो आपको एक अलग से इनवॉइस बनाना पड़ेगा। आपने वो इनवॉइस बना लिया, बनाने के बाद में उस इनवॉइस की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्सेल यूटिलिटी में डालनी है। एक्सेल यूटिलिटी में आप जब आप इंफॉर्मेशन डालेंगे तो आपको डालना पड़ता है कि सप्लायर का नाम क्या है, सप्लायर का एड्रेस क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, फिर रेसिपिएंट कौन है, फिर बिल टू होगा, शिप टू होगा, फिर डिस्क्रिप्शन आएगा, फिर उसका HSN कोड आएगा, फिर उसकी टैक्सेबल वैल्यू आएगा, टैक्स अमाउंट आएगा, टोटल आएगा, फिर और भी चीजें आएंगी। मैं आपको ये बता दूं, अगर आप मैनुअली बनाते हैं ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था ना, तो मुझे पहला इनवॉइस बनाने में 1 घंटा लगा था। मुझे पहला इनवॉइस ई इनवॉइस बनाने में 1 घंटा लगा था। तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं मैनुअल हमारे लिए बनाना ये पॉसिबल नहीं है। जब ये मैनुअल बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो हमारे लिए एक ही चीज है जो मैं तो अपने लिए कह सकता हूं, मैं तो बचपन से यूज करता आया हूं टैली को, तो मुझे सबसे बढ़िया ये सॉफ्टवेयर लगा टैली। आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उनसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सबसे पहले आपने क्या किया, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिया। यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, मैं टैली प्राइम पे दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, जब भी आप इनवॉइस बनाएंगे या और भी फीचर्स हैं, जब आप पोर्टल से लिंक करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको HSN कोड वेरीफाई करना है, मान लो आपको जीएसटी नंबर वेरीफाई करना है, गो टू फीचर है, बहुत पहले आया था, बहुत बढ़िया फीचर है। ये बिल्कुल ठीक गूगल की तरह है। जैसे हमें एक चीज चाहिए ना, हम गूगल में सर्च करते हैं, हमारे सामने लाखों करोड़ों चीजें आती है, ऐसे GoTo का फीचर भी है। हम एक चीज चेक करेंगे ना, आप कोई भी वर्ड डालेंगे, जो आपको रिपोर्ट चाहिए सारी रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, HSN कोड को भी वेरीफाई कर सकते हैं सिंगल क्लिक के। और आप जो जीएसटी नंबर है पार्टीज के, मान लीजिए आपका डाटाबेस बहुत बड़ा है, आपके यहाँ पे मोर देन 5000 10,000 जो वो है आपके वेंडर हैं, आपके कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, जो भी हैं, आप उनका सिंगल क्लिक पे सबका HSN कोड वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो यूजर आईडी पासवर्ड मैंने अभी आपको बताया ना कि आपको क्रिएट करना है, वो एक बार यहाँ डालना पड़ेगा जब भी आप इसको वेरीफाई करना चाहेंगे या इनवॉइस बनाना चाहेंगे। और आपने एक बार डाल दिया, वो आगे आपका करीब करीब पूरे दिन, करीब करीब, मैं आपको घंटे के हिसाब से नहीं बता रहा, क्योंकि एक दिन में हम कितना काम करते हैं, 6 से 8 घंटे काम करते हैं, तो वो वैलिड रहने वाला है। जैसे ही 6 घंटे से ऊपर निकलेंगे तो हो सकता है वो आपसे दोबारा मांगेगा, तो यूजर आईडी पासवर्ड आपको दोबारा देना है। मैंने क्या किया है,
आपके लिए मैंने ये एक है MS इंडस्ट्रियल सर्विसेज, एक फर्म है और जिसके ऊपर ई इनवाइस एप्लीकेबल है। तो मैं यहाँ पे आपको एक लाइव दिखा रहा हूँ सर, ई इनवाइस कैसे बनना है। नॉर्मल हम जैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो हमें इनवाइस वैसे ही बनाना है। आप सेल्स में चले जाएंगे, सेल्स में जाने के बाद में आप क्या करेंगे, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह दिखाना है वो सारा आप यहाँ पे दिखा देंगे। मैंने क्या किया, मैंने पहले ही वो सेल्स वाली एंट्री डाली हुई है। तो मैं अपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में गया। प्रॉफिट एंड लॉस में मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि सेल्स की एंट्री मैंने पहले डाली हुई है। मैं चाहूँ तो वाउचर एंट्री के थ्रू या सेल्स के थ्रू भी जा सकता हूँ। ये मेरा सेल्स अकाउंट है। मैं इस अकाउंट में गया, मैंने एक 100 रुपीज का एक मैंने पहले से ही इनवाइस जनरेट किया हुआ है। अभी इनवाइस मैंने नहीं बनाया। इनवाइस मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये मुझे आपको दिखाना था लाइव कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ कि इसका मैं क्रेडिट नोट इश्यू करूं या सामने वाली पार्टी को बोलूं भाई मैं टेस्ट करने के लिए ये देख रहा था, कर रहा था। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने सिंपल इनवाइस बनाते हैं वैसे आप F8 करके सेल्स में जाएंगे। सेल्स में जाने के बाद में अगर आपने यहाँ पे मैनुअली नंबर का प्रोविजन ले रखा तो मैनुअली, अदरवाइज यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर भी आते हैं। आप ये ऑटोमेटिक नंबर आ गया मेरा यहाँ पे, ये मेरा जो इनवाइस नंबर है वो 894 है। इसके बाद मैंने पार्टी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। एक मिनट सर, मैं साथ के साथ आपको दिखाता जाता हूँ। ये मेरा आ गया, आज 2 अगस्त है, मैंने 2 अगस्त की डेट यहाँ पे डाली हुई है। ये मेरा पार्टी का नाम आ गया, गौरव इंडस्ट्रीज। इसके बाद में अगर मैंने सर्विस का इनवाइस जनरेट किया है, क्योंकि मुझे आपको जनरेट करके दिखाना है, गुड्स की मेरी यहाँ पे डिलीवरी है नहीं, तो यहाँ पर डिलीवरी नोट वगैरह मैं सारी डिटेल खाली छोड़ रहा हूँ। मुझे व्हीकल नंबर कुछ नहीं डालना, मुझे ट्रांसपोर्टेशन का नाम कुछ नहीं डालना, कंसाइनमेंट नोट वगैरह की डिटेल मेरे पास कुछ नहीं आने वाली। इसके बाद में क्या है, क्योंकि मेरा मास्टर डाटा पहले से ही क्रिएट हुआ पड़ा इस पार्टी का, तो यहाँ पर मेरी फर्म का नाम आ गया, सॉरी जो बायर है उसका नाम आ गया। इसके बाद में उसका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे आ गया। वैसे मैं आपको बता दूं, 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से फरीदाबाद में नेट का बड़ा इशू है। मैं कोशिश करूंगा कि ये इनवाइस बन जाए, प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर उसके बाद स्टेट कोड आ गया मेरा, सॉरी स्टेट का नेम आ गया, कंट्री आ गया, रेगुलर है या मेरा कंपोजिशन है, अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये पार्टी का मेरा जो रिसिपिएंट है उसका GST नंबर आ गया, ये प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया। इसके बाद में मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये देखिए पहले तो पार्टी की मुझे को पूरी डिटेल, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे उसको टाइप कर सकता हूँ। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया था ना कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये इनवाइस इशू किया था तो मुझे 1 घंटा लगा। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं उसको टाइम लगाता तो दूसरी बार जब मैं इशू करता तो हो सकता है मैं 15 मिनट में कर पाता, हो सकता है मैं 10 मिनट में कर पाता, लेकिन मेरे को हर बार वो पार्टी की डिटेल डालनी पड़ती। अब यहाँ पे एक बार मास्टर डाटा क्रिएट हो गया गौरव इंडस्ट्रीज का, मुझे कभी दोबारा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 चीज याद होनी चाहिए आपको, एंटर एंटर एंटर, एस्केप एस्केप एस्केप। इसके बाद मैंने क्या किया, इसकी मैन पावर की सप्लाई है, ये 100 रुपीज मैंने बेसिक वैल्यू रखी है। इसके बाद यहाँ पे वो मेरे से पूछता है कि आपका कौन सी सर्विस है जिसमें आप जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर चूज की हुई है, मेरी मैन पावर सप्लाई है, इस पर रेट ऑफ टैक्स 18% है। GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स, GST रेट डिटेल्स आ गई, एज पर मास डाटा कंपनी आ गया, और नीचे मैंने क्या किया, उसके बाद में यही ऊपर रेट था, नीचे मैंने डिटेल भरता चला गया। इसके बाद इसने ऑटोमेटिकली GST कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर, क्योंकि ये मेरा इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इसलिए 9% इसने CGST लगा दिया और 9% इसने SGST लगा दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, अगर आप नीचे देखेंगे, मैंने अभी एंटर किया, एंटर करने के बाद ये क्या कह रहा है मेरे से, अभी आगे बढ़ेगा क्योंकि थोड़ा सा नेट स्लो है, 1 मिनट। यस, यहाँ पे इसने क्या किया था मेरे से पीछे, मेरे से यहाँ इसने पूछा था प्रोवाइड ई इनवाइस डिटेल, मैंने अभी इसको नो किया, कोई बात नहीं, ठीक है सर। मैंने क्या किया, आगे इसने टोटल पे चला गया, फिर इसने मेरे से नरेशन पूछा, हो सकता है मेरे को कुछ नरेशन में डालना हो, या मैं बिल बाय बिल डिटेल जो हम लोग डालते होते हैं 99% केसेस में, तो मैंने देखा है कि जहां पर कम टर्नओवर होती है वहां पर ये रेफरेंस नंबर डालने का रिवाज नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा GST में आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अब GST में ऑडिट होने लगी है और ये रेफरेंस नंबर जरूर होना चाहिए, चाहे आप सप्लाई कर रहे हैं, चाहे पेमेंट सप्लाई रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि अब क्रेडिट की एजिंग मैंडेटरी है। 180 डेज में अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जब आप अगर बिल बाय बिल रेफरेंस नहीं डालेंगे ना, तो आपके लिए एजिंग निकालना पिछले 5 साल की बहुत मुश्किल होने वाला है। यहाँ पर नरेशन मुझे कुछ डालनी नहीं है,
यस। अब मैंने जैसे ही यस किया तो इसने मुझसे अब आगे मेरे से दोबारा पूछने वाला है कि क्या आप ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं। पहले तो ये मेरे को जो एंट्री मैंने यहाँ पे करी है ये उसको एक्सेप्ट करेगा। अभी देखते हैं क्या मैसेज देता है। यस, देखिए, डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस। मैं चाहूं तो नो भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो यस करता हूं। मैं यस करके देखता हूं क्या होता है। मैंने यस किया। ये देखिए, ये इसने क्या किया, अभी ये ई इनवॉइस पोर्टल से लिंक कर दिया। यूजर आईडी पासवर्ड मैंने पहले ही डाला हुआ था। यस, काजल आनंद जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अगर कोई क्वेश्चन है तो, या मुझे लगता है कि बाद में शायद अभी आपको अलाउ किया जाएगा क्वेश्चन आंसर के लिए। मैंने कहा थोड़ा सा 2 दिन का इशू है फरीदाबाद के अंदर, आपको पता है कि आजकल प्रॉब्लम चल रही है नूहू मेवात में, गुड़गांव के अंदर, तो उस वजह से शायद थोड़ा सा इसने टाइम लिया। तो मैंने बताया कि मुझे पहली बार 1 घंटा लगा था, और यहाँ मुश्किल से कितना हुआ, अभी थोड़ा नेट का इशू है, अदरवाइज मुश्किल से 1 या 2 सेकंड के अंदर आपका इनवॉइस जनरेट हो जाता है। यहाँ पर क्या ये जो स्क्रीन आ रही है, ई इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली, द डिटेल्स आर अपडेटेड इन द ट्रांजैक्शन, प्रेस एनी की। तो मैंने कोई भी की प्रेस कर दिया और ये मेरा 100 रुपीज का इनवॉइस जनरेट हो गया। अब 1 मिनट के लिए अगर मैं इसको देखना चाहूं इनवॉइस के रूप में, 1 मिनट देखता हूं सर क्या आता है। प्रीव्यू, ये देखिए सर, इसमें मैं जूम करता हूं। यस, इसके अंदर सर ये देखिए, ये IRN नंबर आ गया है, ये टैक्स इनवॉइस का, इसके अंदर कंप्लीट डिटेल होती है क्या क्या चीजें हैं। IRN नंबर आ गया, ये 2 अगस्त 23 की डेट आ गई। ये देखिए, ये जो सप्लायर है वो है, ये रिसिपिएंट है, कौन कंसाइनी है, ये बिल टू हमने किसको किया वो डिटेल आ गई। और इसके बाद में सर ये मैंने मैन पावर सप्लाई का जो वो था मेरा सर्विस, वो मैंने सेलेक्ट किया, HSN कोड आ गया सर, वही का वही यहाँ पर ये बन गया। तो ये मैंने आपको लाइव दिखाया, और आप ये देखिए सर इसमें कितना कम टाइम लगा है। जब आप दूसरा रेज करना चाहेंगे ना इसी पार्टी का, तो आपको अलग से कोई मास्टर डाटा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट और इनवॉइस नंबर डालना है केवल, उससे आपका बड़े आराम से इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। अभी कल मैं किसी ग्रुप में था और मेरे सामने एक क्वेश्चन आया था, मैंने उनसे पूछा था कि अगली लिमिट क्या होने वाली है ई इनवॉइस की, तो उनका ये आंसर था कि ये 5 करोड़ पर रुक जानी चाहिए। मैंने कहा सर क्यों, ये तो हर रजिस्टर्ड पर्सन के लिए होनी चाहिए। तो उनका ये कहना था नहीं सर, इससे प्रोफेशनल की फीस बढ़ जाएगी। मैंने कहा क्यों बढ़ेगी? उन्होंने कहा प्रोफेशनल की फीस बढ़ जाएगी, चार्ट अकाउंटेंट्स के या कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, टैक्स प्रोफेशनल जो भी है, उनकी हमें सर्विसेज लेनी पड़ेगी। मैंने उनको बताया सर कुछ सर्विस लेने की जरूरत नहीं है, आप जो अपना प्रेजेंट में सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, और 99% लोग टैली यूज करते हैं, कुछ नहीं करना आपको उसी में। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टैली ERP नहीं यूज कर रहे हैं। मैंने कहा आप अपना टैली अपग्रेड करिए और मेरे साथ ऑनलाइन सेशन ले लीजिए। मैंने उनको आज का लिंक भी शेयर किया, तो अगर वो हो सकता है मेरे साथ देख रहे हो तो उनको समझ में आ गया होगा कि ये ई इनवॉइस बनाने के लिए ना किसी भी स्पेसिफिक कोई टैक्स प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हायर करने की भी रिक्वायरमेंट। यस, फर्स्ट टाइम जब आप यूजर आईडी पासवर्ड बनाएंगे ना, तब हो सकता है कुछ इशू आए, आप पे ना बने, ASP आप सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है वहां पे कुछ दिक्कत आए, या फर्स्ट टाइम जब आप ई-वे बिल बनाएंगे तो वहां पे कोई दिक्कत आए। लेकिन एक बार आपने बना लिया ना, उसका तो फ्री, तो ये आपका ई इनवॉइस बन गया। अब सर मैं क्या करने वाला हूं, ई इनवॉइस बन गया। अब ई इनवॉइस के बाद मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या आती है? ई इनवॉइस के बाद मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट आती है, क्या इसकी डिटेल GSTR1 में पहुंच गई? यस सर, इसकी डिटेल ऑटोमेटिकली GSTR1 में पहुंच गई। अब क्वेश्चन आया सर GSTR1 तो मुझे मैनुअल बनानी है ना। मैंने कहा रुकिए, GSTR1 मैनुअल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहीं से बनाइए ना GSTR1 टैली से। तो वो भी देख लेते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। 1 मिनट। यस, मैंने कहा कुछ नहीं करना, आप GoTo में जाइए, और GoTo में जाने के बाद में यहां पर आपको सिलेक्ट करना है, आपको GSTR1 बनानी है या GSTR
3B बनानी है आपको। अभी ये नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। तो वहां पर क्या होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, आप गो टू में चले जाइए। ये देखिए GSTR 1 पे चला गया मैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने GSTR 1 पे क्लिक किया, आपके सामने GSTR 1 कौन से टैक्स पीरियड की मुझे चाहिए वो आ जाएगी। अब यहाँ पे कौन सा आ रहा है सर पीरियड, 1 जुलाई 23 से लेके 31 जुलाई 23 तक का। मैं इस पीरियड को चेंज भी कर सकता हूं, कुछ नहीं करना सर। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे आप जाना है आपको, और कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद नीचे यहाँ पे दिया हुआ है ना डिफॉल्ट पीरियड, आप करंट पीरियड लेना चाहते हैं, आप अर्लियर पीरियड लेना चाहते हैं, आप ओल्डेस्ट अनसाइंड पीरियड लेना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन चूज किया हुआ है अर्लियर पीरियड का। अब आप ये देखिए, ये मेरी GSTR 1 तैयार है। मैं क्या करूंगा, जेसन बनाऊंगा और जेसन फाइल को अपलोड कर दूंगा। अब आप ध्यान करिए, जब पहले आप जेसन फाइल बनाते थे, आप अपलोड करते थे, तो वो आपको कुछ एरर देता था। आप कहते थे इतना टाइम लगाया, मैंने GSTR 1 बना दी, बनाने के बाद जेसन मेरी बन गई, मैं अपलोड करने लगा, मुझे पता चला एक पार्टी का तो GST नंबर ही गलत है, HSN कोड गलत है, कुछ गलतियां हैं। तो सर यहां पर ना आपके पास में ऑप्शन है, अभी GSTR 1 पे मैं दोबारा आऊंगा, आपके पास में एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, मैं आपको 1 मिनट में सिंगल पार्टी के साथ दिखाता हूं, फिर मैं कोशिश करूंगा सभी पार्टी के साथ दिखाने का, और फिर मैं GSTR 1 का रिकंसिलिएशन भी आपको दिखाने वाला हूं। मैं क्या किया, मैंने यस, मैं गया, मान लेते हैं किसी भी, मैं उसी वाली पार्टी पे चला जाता हूं जिस पार्टी की मैं अभी बात कर रहा था, उसी पार्टी पे मैं चला जाता हूँ। 1 मिनट, यहां से नहीं जाता मैं सर, मैं जाऊंगा ऑल्ट्रेशन से चला जाता हूँ, या किसी भी पार्टी का मुझे मास्टर डाटा खोलना है। मैंने इसी पार्टी का मान लीजिए मास्टर डाटा खोला, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना गेट GST UIN इन्फॉर्मेशन। अगर मान लीजिए ये GST नंबर मेरा गलत है, अभी तो ठीक है क्योंकि मैंने इनवाइस बनाया इसका, तो सर मुझे कुछ नहीं करना, मैं इस पे क्लिक करूंगा, और इस पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे कह रहा है कि आपको क्या मैं इन्फॉर्मेशन लाके दे दूं पोर्टल से, इसका GSTN की क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ये मुझे लाके देगा। मैंने यस किया, मैंने ही जैसे यस किया तो इसने मेरे को क्या किया, वहां सिस्टम से कनेक्ट करा दिया, सिस्टम से कनेक्ट करा के इसने बोला कि भाई देखिए ये तो आपकी पार्टी का नाम है और ये पार्टी का एड्रेस है, पोर्टल पे ये वाला एड्रेस है और आपने तो ये वाला एड्रेस डाला हुआ है। वो यहाँ ये भी दिखा देगा ये रजिस्टर्ड है, इसका एक्टिव है, इसका अनब्लॉक्ड है। और आप चाहें तो ये सारे के सारे जाके ना, आप जैसे सन्डी डेटर्स और क्रेडिटर्स में जाते हैं, वहां पर भी जाके आप एक ही साथ सभी पार्टीज का वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं अभी बात कर रहा था आपसे किसकी, GSTR 1 की। अभी मैं GSTR 1 पे आपको दोबारा लेके चलता हूं सर। मैंने क्या किया, मैं गया गो टू में, और गो टू में जाने के बाद में अभी ओपन हो रहा है सर ये, क्योंकि मुझे आपको रिकंसिलेशन दिखाना है कि GSTR 1 आप जो ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, और अब आपके सामने जो डेटा है, क्योंकि कई बार क्या होता है जाने अनजाने में हम लोग बैक डेट में एंट्री कर देते हैं। हम लोग बैक डेट के जो वाउचर्स हैं उनको, सेल्स वाउचर है, उनको हम क्या करते हैं, अमेंड कर देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अब आप इससे कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं। मैंने जो पीरियड सिलेक्ट किया, मैंने पीरियड, क्योंकि अभी मेरी जून वाली जा चुकी है, तो मैंने जून वाला पीरियड सिलेक्ट किया। अभी जुलाई की मेरी गई नहीं है, इसलिए मैं कंपेयर कर ही नहीं पाऊंगा। मेरे को तो जो ऑलरेडी जा चुकी है मैं उसी से कंपेयर करूंगा। ये देखिए, ये मेरे सामने वो है अपना जून की GSTR 1, और जून की GSTR 1 मेरी ऑलरेडी पोर्टल पे है। तो मैंने क्या किया, मैं पहले पोर्टल पे गया और वहां से मैंने जेसन फाइल डाउनलोड करी। मैं आपको, वैसे मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, या मैं, आप सजेस्ट करिए मैडम, आप बताइए मैं पोर्टल पे जाके जेसन कैसे डाउनलोड होगी वो दिखा दूं, या मैंने जो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है वहां से मैं लिंक कर दूं। आप प्लीज सजेस्ट करिए, मैं वैसे ही दिखा दूंगा जैसे आप कहेंगे। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको पोर्टल से डाउनलोड कैसे होनी है वैसे बता देता हूं। आप पोर्टल पे लिंक, आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। जब आप रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे तो वहां पे पहले अपना ईयर सेलेक्ट करना होता है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद वो क्वार्टर दिखाता है, क्वार्टर में कौन से मंथ की रिटर्न है। मैंने जून आपका सिलेक्ट किया हुआ था। जून जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, डाउनलोड करूंगा, तो वो मेरे को क्या करता है, वहां पर GSTR 1, GSTR
2A और जो दूसरी जीएसटी रिटर्न है जैसे 3B है, 2A है, 2B है, ये दिखाता है। तो वहीं पे मेरे को जेसन डाउनलोड करने का वो ऑप्शन देता है। जब मैं जेसन डाउनलोड करता हूं तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद वो मुझसे कहता है आपकी जेसन फाइल 20 मिनट के बाद यहाँ पे अवेलेबल होगी। और वो जो जेसन फाइल है वो आपकी जिप फाइल में आती है, उसको अनजिप करना है आपको। ये सारा प्रोसेस मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। और मैं अगर आपको दिखे तो मैं एक मिनट कोशिश करता हूं, मेरी वो फाइल कहाँ पड़ी हुई है। स्क्रीन विजिबल है, मुझे लग रहा है विजिबल होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी ये वाली फाइल जो मेरी GSTR1 है, ये कौन से महीने की है, ये जून की है, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। अब मुझे ये वेरीफाई करना है यहाँ पे कि जो मैंने ऑलरेडी फाइल कर दी और जो मेरा जून का डेटा है, क्या जून का डेटा चेंज हो गया है, मेरे को ये वेरीफाई करना है। अब इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना सर, GSTR1 मैंने आपके सामने खोली हुई है। मैं यहाँ इंपोर्ट में जाऊंगा। इंपोर्ट में जाने के बाद जीएसटी रिटर्न का मेरे पास ऑप्शन है। सॉरी, मैं क्या करूंगा, हाँ मैं यहाँ पे गया, इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करने के बाद में मैं जाऊंगा GSTR1 में और मुझे कहाँ पे मेरी वो फाइल पड़ी है मुझे वो सिलेक्ट करनी है। मेरी जो फाइल है मैंने रखी हुई है, 1 मिनट सर, ये मेरा फोल्डर था टैली के नाम से, यस ये इसके अंदर ये मेरी फाइल है, अभी आ जाएगी सर। ये रही, ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। किसमें अपलोड कर दी, मैं ये कह सकता हूँ मैंने टैली के अंदर ये अपलोड कर दी है। अभी ये अपलोड हो रही है। ये क्या करने वाली है, जो मेरा GSTR1 ऑलरेडी मैंने सिस्टम में अपलोड कर दी है और जो यहाँ पे है ये उनको रिकंसाइल करने वाली है। अभी जैसे ही अपलोड होगी तो फिर मैं GST रिकंसिलेशन में चला जाऊंगा। इसने बताया टोटल ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड 11 है और ट्रांजैक्शन इंपोर्टेड है वो भी आपके 11 है। प्रेस एनी को टू कंटिन्यू, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैं गया सर यहीं पे गोटू में। गोटू में जाने के बाद मैं जाऊंगा GSTR1 रिकंसिलेशन के अंदर। GSTR1 रिकंसिलेशन के अंदर जाऊंगा तो ये मुझे क्या दिखाने वाला है कि भाई जो आप GSTR1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और जो ये टैली का डेटा आपके सामने है, क्या इसमें कोई डिफरेंस है। GSTR1 रिकंसिलेशन, ये रिकंसिलेशन पे मैं गया। और रिकंसिलेशन के बाद इन्होंने क्या किया, कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंस इन बुक वैल्यू और पोर्टल वैल्यू। आ जाना चाहिए, आना चाहिए था, क्यों नहीं आया। अच्छा ठीक है, ये क्यों नहीं आया मैं बता देता हूँ। मैंने शायद पीरियड्स गलत सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मैंने डाउनलोड तो 30/6 का किया था, तो वहां से कैसे आ जाएगा। और वो मेरे सामने, यस ये देखिए इसने क्या बताया कि ये B2B इनवॉइस है, ये सारे के सारे हमारे रिकंसाइल्ड हैं, ये पोर्टल पे भी गए हुए हैं और ये हमारे पर्टिकुलरली GSTR1 के अंदर भी है, जो मैंने पोर्टल पे अपलोड करी थी और जो मेरे यहाँ पे सिस्टम में है। अब मान लीजिए मेरे को कोई डिफरेंस देखना है तो वो यहीं पे बता देता है। आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। किसका कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन ऑफ बुक्स एंड पोर्टल वैल्यू। एक तो इसका कंपेयर करना है। अगर आपको डिफरेंस देखना है, क्योंकि मान लीजिए आपके तो 2000 इनवाइस है, 5000 इनवाइस है, 10,000 इनवाइस है, तो आप कैसे ढूंढेंगे, तो वो क्या करेगा, इससे आपका ना डिफरेंस भी निकाल के बता देगा। अगर किसी इनवाइस में कोई डिफरेंस होगा, देखते हैं, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, वैसे मेरे में डिफरेंस नहीं है। अगर कहीं कोई डिफरेंस होता तो ये डिफरेंस भी निकाल के मेरे को यहाँ पे शो कर देगा। अब क्योंकि मेरे में कोई डिफरेंस है नहीं, तो इसने मुझे निकाल के कुछ भी यहाँ पे शो नहीं किया। देखिए जो ये 0 वैल्यू आ रही है ना, ये डिफरेंस बता देता है अगर इसके अंदर कोई डिफरेंस होता। इसी तरह से आप GSTR3B का भी रिकंसिलेशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहां से स्टार्ट किया, आपने इनवाइस बनाया, इनवाइस के बाद में आपने यहीं से GSTR1 और 3B भी आप बना लेंगे, और रिकंसाइल भी मैंने बता दिया, रिकंसिलेशन भी। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, ये ध्यान रखना। मैंने अभी आपको ये बताया था कि पहले हम क्या करते थे, जब जेसन फाइल जनरेट करते थे ना और अपलोड करते थे, तो अपलोड के टाइम पे मुझे पता लगता था कि ये GST नंबर गलत है, ये HSN कोड नंबर गलत है, या ये कुछ डिस्क्रिप्शन गलत है। अब क्या किया टैली में,
सबसे बढ़िया जो फीचर दे दिया सर इन्होंने, नया रिलीज आ गया। मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे लेके जा रहा हूं सर, एक मिनट। यस, एक बार प्लीज ये बता देना स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। जी। अब क्या है, टैली ने अभी रिसेंटली रिलीज किया है 3.0.1। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अभी जब मैं अपना तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपने स्टाफ के बारे में बताऊंगा आपको। जब भी कहीं पे जीएसटी ऑडिट के लिए या इनकम टैक्स ऑडिट के लिए जाना होता है तो पता लगता है कि कंपनी के अंदर सैप है। तो अब मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है ये धीरे धीरे टैली प्राइम उसी तरफ जा रहा है। डिफरेंट टाइप की रिपोर्टिंग है, और गो टू तो इतना बढ़िया फीचर है, मैं बार बार और हर प्रोग्राम में इसके लिए बताता हूं कि धीरे धीरे जिस टाइप की रिपोर्ट हमें चाहिए वैसी मिल जाती है। अभी तक मुझे क्या करना पड़ता था, मैं बताता हूं आपको। मैं जीएसटी का रिकंसिलिएशन तो पता नहीं आपको पता है नहीं पता, लेकिन मैं तो 1 जुलाई 2017 से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ जीएसटी रिकंसिलिएशन के लिए। लोगों को फीचर नहीं पता वो कैसे है, लेकिन मैं तभी से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, जो मैंने अभी आपको बताता ना, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो नए वाले वर्जन में, नए वाले इसके अंदर जो ये टैली प्राइम का रिलीज आया है, इसके अंदर इन्होंने सबको दूर कर दिया है। अब मैं एक एक बार वो देख लेता हूं कि क्या क्या चीजें दूर की हैं। देखिए, ई इनवाइस बनाने में, उसको करेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, तो इन्होंने क्या किया, सारी चीजें इस वाले वर्जन में वो दूर कर दी है। जब आप ई इनवाइस जनरेट करते हैं ना, तो आपको दिक्कत आती थी बिल टू शिप टू में, डिस्पैच फ्रॉम में, या पिन पे जो पिन कोड है, स्टेट कोड है, इन सब में मिसमैच की प्रॉब्लम आती थी। और आरएचएसएन कोड में आती थी, टाइप ऑफ सप्लाई में आती थी। ये तब पता चलता था जब हमने सारी फिगर्स वगैरह डाल दी, अपलोड करने लगे। अरे भैया पहले ही बता दो, टाइम तो बचेगा। तो इन्होंने क्या किया, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको पहले ही पता लगती चली जाएंगी। तो जो टाइम पहले खर्च होता था ना हमारा करेक्शन करने में, अब वो नहीं होगा, क्योंकि वो सारी चीजें आपको पहले ही पता लगती चली जाएंगी। इसके बाद में अब इन्होंने क्या किया कि बिल्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में डिफरेंस हो सकता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये भी तो पॉसिबल है कि डिलीवरी चालान पे गुड्स चली गई हो, और कुछ डिलीवरी चालान पे चली गई हो और कुछ इनवाइस के साथ में जा रही हो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, किसी और भी रीजन से हो सकता है। तो आपकी बिल्ड और एक्चुअल क्वांटिटी में डिफरेंस हो सकता है, उसको भी इन्होंने इसमें टेक केयर कर लिया है। और अब मैंने अभी बनाया नहीं है, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि फॉरेन करेंसी में भी शायद अब आप, कोमल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने देखा नहीं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, फॉरेन करेंसी में अब हम टैली, यस डेफिनेटली होगा जब हम रुपीज में कर रख सकते हैं इसको, तो क्योंकि जो टैली है वो तो इतने सारे कंट्रीज में चल रहा है, तो डेफिनेटली फॉरेन करेंसी के अंदर भी टैली को मेंटेन किया जा सकता है, टैली के अंदर ट्रांजैक्शंस को मेंटेन किया जा सकता है। पहले इशू था डिस्पैच फ्रॉम डिटेल में, ई इनवाइस के अंदर पर्टिकुलरली, उसको भी टेक केयर कर लिया गया है। देखिए जो मैं आपको बता रहा था, ई वे बिल अलोंग विद ई इनवाइस, ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, सभी लोग ध्यान रखना सर, 70 से 80% लोग ना इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, ई इनवाइस तो इनवाइस पोर्टल से बनाते हैं, लेकिन ई वे बिल नॉर्मल पोर्टल से बनाते हैं। जब भी ऑडिट होगी ना, ये क्वेश्चन जरूर से जरूर अराइज होने वाला है कि आपके ई वे बिल के ऊपर IRN नंबर नहीं है। इसके साथ साथ अब देखिए, जब ई इनवाइस बना रहे थे हम लोग, तो HSN SAC कोड मैंडेटरी था। अब क्या कर दिया इन्होंने, मैं एक बार पढ़ देता हूं इसको। इफ द एनुअल टर्नओवर ऑफ योर बिजनेस लेस देन 5 CR, देन HSN ACC डिटेल आर ऑप्शनल। ये इन्होंने अब ऑप्शनल कर दिया है। और अब आपको बाहर से जेसन बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जेसन आपकी यहीं से बनने वाली है। बताने के लिए अभी भी बहुत कुछ है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली। मैंने कुछ आपके लिए नोट्स भी बनाए थे, मैं देख लेता हूं कि यहाँ पर मेरा कुछ छूटा तो नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जो रिलेटेड टॉपिक था वो मैंने कवर कर लिया है। तो अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ सकते हैं। तो चैट में 2 क्वेश्चन है एंड 2 क्वेश्चन इन Q&A। जी, मैं एक बार देख लेता हूँ चैट के अंदर। अच्छा, चैट के अंदर तो इन्होंने ये लिखा है, स्क्रीन इज वर्किंग फाइन, ओके नो इशू सर, प्लीज इंस्ट्रक्ट अस हाउ टू क्रिएट यूजर आईडी एंड पासवर्ड थ्रू पोर्टल। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ अभी। और एक और क्वेश्चन है, आफ्टर इनवाइस जनरेटेड एंड सब्सिक्वेंटली ई वे बिल जनरेटेड विद इट, can it be edited if there is any error or mistake of item billed to our buyer? Sir, after e-invoice generated and subsequently e-way bill generated with it, can it be edited?
पहली बात तो सर मैं आपका जो क्वेश्चन समझ पा रहा हूं, मैं ये समझ पा रहा हूं कि आप दोनों के लिए पूछ रहे हैं मुझसे। आप ये भी पूछना चाहते हैं कि ई इनवॉइस में एडिट कर सकते हैं नहीं कर सकते, और दूसरा आप ये पूछना चाह रहे हैं ई वे बिल में आप एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपने एक के लिए भी पूछा हो तो भी कोई इशू नहीं है, मैं दोनों का आंसर कर देता हूँ। देखिए, अगर आपने ई इनवॉइस बना दिया, उसका IRN जनरेट हो गया है, तो अब आप उस ई इनवॉइस को एडिट नहीं कर सकते हैं। आपको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपने, क्योंकि वो जो ई इनवॉइस पोर्टल की रजिस्ट्री है ना, वहां पर 24 आवर्स तक ही अवेलेबल रह सकता है, वहां पर आप उसे डिलीट भले ही कर दें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि मान लीजिए आपने इनवॉइस नंबर 24 जनरेट कर दिया। अब आप सोचते हैं 24 तो मेरा पहले क्या था, मेरा इनवॉइस मान लीजिए 10,000 का था और मुझे 5,000 का जनरेट करना था, अब मैं 10,000 की जगह 5,000 कर दूं ना, वो 24 का तो यूज हो चुका, आप उसे यूज ही नहीं कर सकते। अब आप करेंगे तो 25 करेंगे, और बेस्ट ऑप्शन सर यही है इसके लिए, क्रेडिट नोट। अगर आपको रिवर्स करना है कुछ और एडिशनल अमाउंट इंक्रीज करना है तो आपको डेबिट नोट। ये तो बात हुई आपकी ई इनवॉइस की। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ई वे बिल को एडिट किया जा सकता है। सर ई वे बिल का पार्ट ए आप भर चुके, पार्ट बी भी आप भर चुके, अब आपको क्या अपडेट करना है। सर ई वे बिल के पार्ट ए में तो आप चेंज कर नहीं सकते, पार्ट 2 में जरूर कर सकते हैं। पार्ट 2 में क्या अपडेट कर सकते हैं, आप व्हीकल नंबर अपडेट कर सकते हैं, या तो आप कर सकते हैं या आपने ट्रांसपोर्टर की आईडी डाल दी तो ट्रांसपोर्टर कर सकता है। तो यहाँ पर भी पार्ट ए आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है। The screen where GST details and master were given, will they come up every time? The screen where GST details and master were given. सर ये स्क्रीन तो मैंने जो निकाली है, जो मुझे आपका क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो GoTo से है। GoTo में आप कहीं पे भी चले जाइए, और जब आप फर्स्ट टाइम यूजर आईडी पासवर्ड यूज करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि आप ई इनवॉइस के, सॉरी, ई वे बिल के पोर्टल से बनाएंगे, तो ये स्क्रीन, मुझे जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यस सर, आप GoTo में जाएंगे, आपको सारे फीचर वहां मिलने वाले हैं। The screen where GST details and master were given. अगर आपका कोई और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, जो मुझे समझ में आया मैंने आंसर कर दिया। सर, हाउ टू क्रिएट ए ई इनवॉइस विदाउट व्हीकल नंबर। सर मैंने अभी क्रिएट तो किया आपके सामने 100 रुपीज का सर्विसेज के लिए, कहाँ जरूरी है ई वे बिल नंबर, कहीं जरूरी नहीं है सर, लाइव दिखाया मैंने अभी आपको। द स्क्रीन वेयर यू वर प्रिपेयरिंग इनवॉइस। सर मैं तो कहीं इनवॉइस प्रिपेयर नहीं कर रहा था, मैं तो लाइव टैली पे प्रिपेयर कर रहा था सर। मैंने कोई आपको रिलेट वो क्या बोलते हैं इसको, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है सर, ये लाइव दिखाया था मैंने आपको। सर ई वे बिल टैली में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जब आप गुड्स के लिए जाएंगे, जब आप ई इनवॉइस बनाएंगे, मैं अभी पर्टिकुलर ई इनवॉइस की बात कर रहा हूं, या ई इनवॉइस नहीं भी बनाएंगे, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है ना। अब आप B2C जाएंगे तो ई इनवॉइस तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ई वे बिल तो मैंडेटरी है। तो जैसे मैंने आपको इनवॉइस बनाया, वहां पर आपके पास ऑप्शन आता है इनवॉइस का, वैसे वो ऑप्शन देता है आपको गुड्स के केस में ई वे बिल का। अगर आप ई वे बिल सिलेक्ट करेंगे, वो आपका डाटा ऑलरेडी वहां पे भेजेगा, और यहीं पे आपको ई वे बिल बन के आने वाला है, और यहीं से आप प्रिंट निकालेंगे उसका। और यहीं पे जब आप बनाएंगे, ई वे बिल के लिए जाएंगे, जहां गुड्स के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, आपको जाना है, सॉरी, तो आप क्या करेंगे सर, वहां पे ई वे बिल, सॉरी, व्हीकल नंबर डालेंगे आप। इसके बाद क्वेश्चन है सर, ई इनवॉइस जनरेटेड टाइम लिमिटेड और ई इनवॉइस कैन बी जनरेटेड आफ्टर 2 or 3 days, इट्स पॉसिबल। सर देखिए ऐसा है, लॉ के अंदर वैसे तो कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई है कि आपको ई इनवॉइस कितने दिन बाद जनरेट करना है। अब मेरा एक क्वेश्चन है सर, मान लीजिए मुझे 1 जनवरी को कोई गुड्स की सप्लाई करनी है, और ई इनवॉइस मेरे ऊपर मैंडेट, जब मुझे 1 जनवरी को गुड्स की सप्लाई करनी है और ई इनवॉइस मेरे ऊपर मैंडेटरी है, तो आप मुझे ये बताना सर, आप गुड्स कब सप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए आप गुड्स सप्लाई करना चाहते हैं 3 जनवरी को, तो जो सेक्शन 31 है, वो क्या कहता है आपका, कि आपको इनवॉइस जनरेट करना है या तो गुड्स की डिलीवरी के टाइम पे या उससे पहले। तो गुड्स की डिलीवरी आपको कब करनी थी, आपको करनी थी 3 जनवरी को, तो या तो आप 3 जनवरी को इनवॉइस जनरेट करेंगे या आप उससे पहले करेंगे। अब आपने क्या किया, 1 जनवरी को इनवॉइस इशू कर लिया, 2 जनवरी को कर लिया, 3 को कर लिया। आपने इनवॉइस रेज कब किया, सॉरी, आपने इनवॉइस कौन सा वाला रेज किया, मैनुअल इनवॉइस रेज किया। मैं आपको ये बता दूं, जो आपने मैनुअल इनवॉइस रेज किया है
और इससे जो गुड्स की डिलीवरी करी है ना, ये अपने आप में इनवॉइस है ही नहीं। ये मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में बता दिया था। वैसे तो लॉ नहीं कहता, वैसे तो लॉ कहीं नहीं कहता आपको कहीं जनरेट करना है, लेकिन जीएसटीआईएन की भी एक एडवाइजरी आई थी जिसके अंदर ये बताया था, मैं थोड़ा सा टर्नओवर में स्किप कर रहा हूं, उसके अंदर कितनी लिखी हुई थी, शायद 100 CR समथिंग कुछ लिखा हुआ था कि विद इन 7 डेज आपको जनरेट कर देना चाहिए। लेकिन मेरी ये एडवाइस है, आपको ई इनवॉइस पहले ही जनरेट कर देना चाहिए। आप 7 डेज का भी इंतजार क्यों करें? जब आपको 3 जनवरी को, 3 जनवरी बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो 3 जनवरी को जब आप गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं उसी वक्त आप दीजिए ना उसको। और मैं तो, अगर आप रेसिपिएंट हैं तो मैं तो ये कहूंगा आप उन गुड्स की डिलीवरी रिसीव ही मत करना जिसमें ई इनवॉइस नहीं है, क्योंकि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला। 1 मिनट और मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। अच्छा, डू वी नीड टू अपलोड ऑल डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स थ्रू ऑन पोर्टल? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अगर वो B2B है तो जिस तरह से टैक्सेबल वैल्यू के लिए ई इनवाइस अपलोड, ई इनवाइस जनरेट करना मैंडेटरी है, एक्सपोर्ट के लिए इनवाइस जनरेट करना मैंडेटरी है, उसी तरह से B2B के केस में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों के लिए ई इनवाइस पोर्टल पे IRN नंबर जनरेट करना मैंडेटरी। यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बनाएंगे, मैं कोशिश करता हूं सर अभी आपको दिखाने का। ये पहले भी क्वेश्चन था, विपिन गुप्ता जी का क्वेश्चन है, सर इफ वी आर बिलो 5 CR then tally ERP9 or tally prime 3 which is better and whether tally ERP9 can be converted into tally 3.0? सर देखिए यहां पर गुड बेटर बेस्ट, आपके पास मारुति 800 थी, उसके बाद आपके पास में मैं कहूंगा एस्टीम आ गई या कोई दूसरी कार आ गई या बिरजा आ गई मारुति का, आप वर्जन को सर क्या है अपग्रेड करते जाते हैं। तो आप इसको इसी तरह से देख लीजिए सर। सर पहले हम 4.5 यूज करते थे, फिर 5.4 आया, फिर मैंने तो 7 भी यूज किया है, फिर मैंने 9 नॉर्मल ERP आ गया, फिर टैली, फिर प्राइम और फिर नए नए वर्जन आ गए। तो ये तो सर आप ही को डिसाइड करना है, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में रहना है या ओल्ड वन में जाना है। और वैसे भी सर अगर आप टैली ERP यूज कर रहे हैं और आप अपग्रेड करेंगे तो आपको टैली प्राइम ही मिलने वाला है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि टैली ERP में, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अभी अपने आप को माइग्रेट नहीं किया है, लेकिन मैं तो कहूंगा माइग्रेट कर लेना चाहिए। अच्छा आगे कहते हैं वेदर टैली ERP9 कैन बी कन्वर्टेड इनटू टैली 3। बिल्कुल ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है सर। हाँ इसमें एक चीज ध्यान रखना सर, मैं ये बता दूं आपको, जब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे ना तो आपको डेटा को माइग्रेट करना पड़ता है। माइग्रेट में है क्या सर, एंटर एंटर एंटर, एस्केप एस्केप एस्केप, दो ही चीजें होता है सर। लेकिन हाँ एक बात मैं बताऊंगा, आप अपने डेटा की कॉपी करके जरूर रख लेना सर, कहीं कोई इशू आ जाए और आप कहें सर मैंने बताया था एंटर एंटर एंटर, एस्केप एस्केप एस्केप, आपका डेटा ही उड़ जाए, तो प्लीज वो जरूर कॉपी कर लेना जब माइग्रेट करें। सर हाउ कैन वी क्रिएट ई इनवाइस विद ई-वे बिल विदाउट व्हीकल नंबर इन केस ऑफ लोकल स्टेट? सर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कहीं कोई इशू नहीं है। सर्विसेज के केस में लाइव दिखा चुका हूं, गुड्स का मैं जान के नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को गुड्स का भी क्रिएट करना नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा सर। सर किसी पार्टी का जीएसटी दिल्ली का है, वो कानपुर में काम कर रहा है, उसका ई-वे बिल कैसे करेंगे? किसी पार्टी का जीएसटी नंबर दिल्ली का है, ठीक है जी, मान लिया आपका जीएसटी नंबर दिल्ली का है, मान लेते हैं महेश जी आपका क्वेश्चन ना है, तो आप मान लिया आपका जीएसटी नंबर दिल्ली का है, वो कानपुर में काम कर रहा है, ठीक है जी, आप कानपुर चले गए, कानपुर काम कर रहे हैं, तो ई-वे बिल कैसे करेंगे? सर ई-वे बिल तो सर आप डिपेंड ये करता है, अगर आपने सर्विसेज की सप्लाई की है तो ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट गुड्स के केस में होती है। अब डिपेंड ये करता है आप गुड्स कहां से कहां भिजवाना चाहते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली के रहने वाले हैं, कानपुर में काम कर रहे हैं और गुड्स की डिलीवरी उड़ीसा से मान लीजिए तमिलनाडु होनी है, तो ना तो दिल्ली काम आने वाला, ना आपका कानपुर काम आने वाला। और यहां पर सर ये बता दूं, जो ई-वे बिल बनेगा ना, वो क्योंकि 2 स्टेट आ गए ना, उड़ीसा से मटेरियल डिस्पैच होना है और कहां जाना है, मान लीजिए तमिलनाडु जाना है, तो इन स्टेट के बीच में ई-वे बिल, इन स्टेट में गुड्स की मूवमेंट के लिए ई-वे बिल बनेगा। अब ई-वे बिल कौन बनाएगा? पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स। एज ए सप्लायर इफ यू आर पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, देन मिस्टर महेश यू विल जनरेट द ई-वे बिल। क्योंकि मैंने एग्जांपल क्यों लिया, ये भी तो हो सकता है ना कि आप दिल्ली में हैं, लेकिन आपने तो क्या किया, उड़ीसा से गुड्स परचेज किए और डायरेक्ट तमिलनाडु सेल करवा दिए। अब आप जिस पार्टी से आपने परचेज किया उसको आप बताना नहीं चाहते कि मैंने उड़ीसा से कितने रेट में परचेज किया है, तमिलनाडु कितने रेट में सेल किया है,
तो इस चीज को छुपाने के लिए आपने क्या किया, आपने खुद डिस्पैच फ्रॉम उड़ीसा दिखाया, डिस्पैच टू तमिलनाडु दिखाया। इस तरह से आप ई वे बिल जनरेट कर लेंगे। और आप कहीं भी, सर कानपुर में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, या अपने घर में बैठे हो, कहीं से भी ई वे बिल बना लीजिए, कोई इशू नहीं है, टेक्नोलॉजी है। सर बहुत ये समझ नहीं आया सर बट जहां पे ई वे बिल ना कोई ऑप्शन आ रहा है, उस ऑप्शन में ई वे बिल नंबर ऑटोमेटिक आएगा। मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया सर, एक मिनट, शशांक जी का है। सर बट जहां पे ई वे बिल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, उस ऑप्शन में ई वे बिल नंबर ऑटोमेटिक आएगा। अच्छा, इनका ये कहना है कि अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जहां ई वे बिल नंबर है, तो उसके अंदर ई वे बिल नंबर ऑटोमेटिक आएगा। आएगा सर, अगर मैंडेटरी है। लेकिन सर आप ये देखिए ना, अगर मेरी सप्लाई 50,000 रुपए से कम की है और मैं ऐसे व्हीकल से मूव करा रहा हूं जहां पे मेरे को व्हीकल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, मान लीजिए मैं कोई कार्ट से उसको डिलीवर करा रहा हूं जहां पे व्हीकल नंबर ही नहीं है, तो मैं क्यों डालूंगा उसका? सर बिल्कुल इनवॉइस जनरेट होगा, ई वे बिल की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है उस केस में। मुझे एक्चुअली अभी तक ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा क्यों आ रहा है। मुझे लग रहा है इशू रहा होगा, या मेरे सामने इशू अभी तक नहीं आया, क्योंकि इनवॉइस तो सारे जनरेट हो रहे हैं। प्लीज टेल प्रोसेस हाउ टू क्रिएट यूजर आईडी पासवर्ड। बिल्कुल ठीक है सर, प्लीज री एक्सप्लेन ई इनवॉइस किस किस को देना पड़ता है। मैंने बताया, कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए, ऐसे सभी रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 23 किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, और पहला फाइनेंशियल कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट होता है। 5 CR क्रॉस हो जाती है तो ई वे बिल मैंडेटरी। ये एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस है। अगर आपकी एक पैन पे 5 स्टेट में 5 ब्रांचेज हैं, या एक ही स्टेट में 5 अलग अलग जीएसटी नंबर है, 5 ब्रांचेज हैं, और किसी भी ब्रांच का एग्रीगेट टर्नओवर 1,50,00,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, लेकिन ब्रांचों का मिलके 7.5 CR हो गया, तो ई इनवॉइस मैंडेटरी हो गया। और ई इनवॉइस सभी ब्रांचेस के लिए मैंडेटरी है। अगर 17-18 में आपका टर्नओवर मान लीजिए 10 CR है, उसके बाद हमेशा आपका 0 रहा, जीएसटी नंबर कंटिन्यू रहा, और 1 अगस्त 23 को आप ऐसा सोचते हैं क्या मैं नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं उसी जीएसटी नंबर पे, और पहला इनवॉइस 100 रुपीज का जनरेट करना है, B2B है, तो सर ई इनवॉइस मैंडेटरी है, क्योंकि 17-18 में आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर वो 10 CR क्रॉस हो गई। ये तो बात हुई उनकी जिनके लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी है। अब ई इनवॉइस किसी ट्रांजैक्शन के लिए मैंडेटरी है? नंबर 1 B2B सप्लाई होगी, नंबर 2 B2B के केस में अगर क्रेडिट नोट होगा, नंबर 3 B2B के केस में अगर क्रेडिट नोट होगा, नंबर 4 अगर एक्सपोर्ट है तो आपको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। प्रेजेंटली इन टेली प्राइम we face error mismatch of distance in kilometer in e-way bill generation for some of our buyers place destination where goods are sent। अच्छा, इनका कोई केस है अंजन जी का, इनका कहना है जी कुछ केसेस में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक मिनट सर, कहाँ चले गए इसके? यस, तो इनका कहना है जी कुछ केसेस में कर रहे हैं, तो सर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर जो जीएसटीएन की टैली की टीम है आप उसको कॉल कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगा और बता देंगे कि वो आपकी प्रॉब्लम कैसे दूर होगी। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन सर, मेरा एक क्वेश्चन है। यस यस यस। जैसे अगर हम एक दिन के अंदर सर 4 या 5 इनवॉइसेस बना रहे हैं, हाँ जी, और लेट अस से मैंने फॉर एग्जांपल 11 से लेके 15 तक इनवॉइसेस बनाए हैं, हाँ जी, क्या मेरे को ये मैंडेटरी है कि मेरे को उसी ऑर्डर में IRN नंबर के लिए अपलोड करना है? कि आप लेट अस से कि मैंने इनवॉइस तो बना लिया, लेकिन मेरा क्लाइंट जो है पहले 14 नंबर वाला जिसका इनवॉइस बनाया वो पहले आ गया, मैंने वो अपलोड कर दिया, बाकी मैंने शाम को किया। कोई इशू नहीं है सर। सर आप सारे इनवॉइस सुबह बनाइए, शाम को इनवॉइस बनाइए, दोपहर को बनाओ, सुबह बनाओ, कोई इशू नहीं है। आप अलग अलग बना लो, कोई इशू नहीं है। मतलब ऑर्डर में जाना जरूरी तो नहीं है ना, इनवॉइस नंबर के ऑर्डर में? सर मैं आपको सिर्फ इतना भर बता दूं, आप ये जान लीजिए सर, आपने मैनुअल इनवॉइस बनाया, मैनुअल इनवॉइस की फोटोकॉपी है ई इनवॉइस। अगर मैनुअल इनवॉइस पे 14 नंबर है, 15 नंबर है, या 1,01,000 नंबर है, सर वही कॉपी आएगी इनवॉइस की बनके। फर्क सिर्फ इतना है
कि ई इनवाइस के अंदर बार कोड जो आ रहा है ना, उसमें उस इनवाइस की कंप्लीट डिटेल है। ऐसा नहीं है कि ई इनवाइस पोर्टल आपसे ये कहने वाला है कि 11 नंबर तो आपने अपलोड नहीं किया, 14 क्यों कर दिया। ठीक है सर। एक और आपको एक और मैं अपडेट दे देता हूं सर। कुछ लोगों का कहना है कि सर मैंने अप्रैल 23 में कोई इनवाइस जनरेट किया था नॉर्मल, मैं उसका ई इनवाइस जनरेट करना भूल गया, तो सर क्या मैं आज की डेट में अपलोड कर दूं। तो वो मुझसे क्वेश्चन करता है क्या मैं इसे करंट डेट में कर दूं। मैंने कहा सर करंट डेट में नहीं करना, ये तो फोटोकॉपी है। आप मान लीजिए 2 अप्रैल का अपलोड करेंगे तो वो 2 अप्रैल की ही डेट में लेके जाएगा, उसी का इनवाइस बनेगा, उसी की डिटेल आएगी, कोई अलग चीज थोड़ी है सर ये इनवाइस। नहीं, पर जैसे सर फॉर एग्जांपल अगर हमने 31 जुलाई का हमने कोई इनवॉइस बना के रखा हुआ है और वो मटेरियल अभी डिस्पैच नहीं हुआ और वो आज डिस्पैच हो रहा है, हाँ तो वो 31 जुलाई का जो आप हमारे ऊपर एप्लीकेबल 1 अगस्त से आता है, यस तो मेरे को क्या उसका ई इनवॉइस बनाना जरूरी है 31 जुलाई वाले बिल का भी आज की डेट में डिस्पैच के लिए। सर ये क्वेश्चन सुबह से मेरे पास में कई बार आ चुका है कि जो 31 जुलाई को मैं इनवाइस बना चुका, क्या उसकी डिस्पैच में आज से दिखाऊं। सर इस क्वेश्चन का डायरेक्टली तो कोई आंसर नहीं है, लेकिन मेरा व्यू तो ये है आपने 31 को बनाया ही क्यों वो इनवॉइस। 31 को क्यों बनाया। अगर आप आज डिस्पैच करना चाहते हैं तो सर इनवॉइस तो आपको आज बनाना पड़ेगा। इनवॉइस आपने बना के रख लिया, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि अब आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो चुका है तो मेरी आपको एडवाइस है आप उसका ई इनवॉइस बनाइए। और ई इनवॉइस 31 तारीख वाला नहीं, 1 अगस्त या 2 अगस्त जिस दिन भी आप बनाना चाहें उस नंबर को आप कैंसिल करिए। यस मयंक अग्रवाल जी आपका क्वेश्चन है। सर इन Q&A हमने देख लिया कि एक बार Q&A में देख लीजिए। मैं देख लेता हूँ। यस प्लीज। इन स्क्रीन वेयर द जीएसटी डिटेल एंड मास्टर वर गिवन विल दे कम अप एवरी टाइम। यस सर बिल्कुल आते रहेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। जो यूजर आईडी पासवर्ड भी एक बार आप प्रेस कर देंगे। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस वी आर इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस एंड हमारी अराउंड 25 to 30 सप्लाईज डेली जाती हैं। यस और ना मैक्सिमम बिल्स में कुछ ना कुछ रिवीजन होती है। कोई रिटेलर्स कहते हैं कि ये सामान हमें पसंद नहीं आ रहा, या ये सामान हमने मंगवाया नहीं था। यस तो अभी तक तो हम वो बिल्स रिवाइज कर देते हैं जब लड़के शाम को सप्लाई करके वापस आते हैं, बट अब जब ई बिल बन जाएंगे तो ये ई इनवॉइसिंग के बाद ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, और व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी टू मूव फॉरवर्ड। सर मैं पहले तो आपको ना एक फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि सर ने बताया, भारतीय जी ने मैं एडवाइस करना चाहूंगा, आप कहीं भर भी किसी भी प्रोग्राम में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लीज आप अपनी फर्म का नाम मत बताइए। उसका रीजन ये जो भी आपने बताया सारा रिकॉर्ड हुआ है। सर मैं ये कहूंगा हम अपने इनवॉइस में कभी भी रिवीजन नहीं करते, हम अपने इनवॉइस में कर ही नहीं सकते हैं। सर ये प्रॉब्लम आपकी है और इसके साथ साथ बहुत सारे आप जैसे और बिजनेसमैन है जिनकी ये प्रॉब्लम है। ई इनवॉइस के बाद में ये प्रॉब्लम और बढ़ गई है क्योंकि पेपर वर्क बहुत बढ़ गया है। उनका कहना है सर क्या हम सारा यही बैठ के काम करते रहें, क्या हम ई इनवॉइस जनरेट करते रहें और उसके बाद क्रेडिट नोट इश्यू करते रहें। सर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपने एक बार इनवॉइस जनरेट कर दिया, प्राइस में रिवीजन होता है अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो सर आपको डेबिट और क्रेडिट नोट ही इशू करना पड़ेगा। सर मैं तो आपको ऐसा एग्जांपल बता रहा हूं। सर उन्होंने क्या किया, इनवॉइस नंबर बनाया, सॉरी ई इनवॉइस बनाया, मान लीजिए इनवॉइस नंबर बनाया 14 और उन्होंने इनवॉइस बनाया 1 लाख का, 18,000 का वो टैक्स लग गया। बाद में कस्टमर कहता है ना 90,000 का चाहिए। उन्होंने ई इनवॉइस पोर्टल पे तो अपलोड कर दिया 1 लाख का और अपने यहाँ पे करेक्शन कर दिया 90,000 का और जीएसटीआर 1 में भी 90,000 का चला। सर आप ये देखिए उनके 2A में कितने रुपए का आ रहा होगा, जब रिकॉर्ड वेरीफाई किया जाएगा रजिस्ट्री से तो 1 लाख का आ रहा होगा। सर ये सारे के सारे नॉन कंप्लायंस है और हैवी पेनल्टी होने वाली है इनकी। तो मयंक जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा रिवीजन बंद कर दीजिए। ई इनवॉइस बनाना है या तो आप पहले कंफर्म कर लीजिए क्या प्राइस रहने वाला है, या अगर प्राइस में रिवीजन होता है और आपको लगता है मैं डेबिट या क्रेडिट नोट बहुत ज्यादा बनने वाले हैं तो उसको नेक्स्ट इनवॉइस में आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सर जाना आपको ऐसे ही पड़ेगा। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं। जी सर मुझे बता दीजिएगा सर। यस प्लीज। ये पूछना था, जैसा आपने बोला ना कि 2 अप्रैल का बिल है मेरा, ये यस सर। नॉर्मल बिल,
उसका ई इनवॉइस अभी जनरेट कर रहे हैं 1 अगस्त के बाद, पहले नहीं किया था अभी। हाँ जी, रिटर्न तो जीएसटीआर 1 तो पहले भर चुके हैं। कोई ये बात नहीं आने वाली रिटर्न में दोबारा फिर उसको अपलोड करेंगे क्या फिर? सर, मैं बताता हूँ। आपका 2 अप्रैल का इनवाइस है, आप नॉर्मल इनवाइस बना दिया, इनवाइस बनाया नहीं आपने, और ई इनवाइस की आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी थी। आज आप उसे अपलोड करिए, वो अप्रैल के मंथ में ही बनेगा। जुलाई की जो रिटर्न जाए 11 अगस्त को, उसमें आप उसको एंटर कर देना, बस। तो वो आने वाली रिटर्न में जाएगा वो? सर करंट में जाएगा ना, पुरानी वाली तो चली गई ना, पुरानी वाली को हाँ, हाँ। एडिट करने का तो कोई प्रोविजन नहीं है ना, हम करंट में उसको ऐड कर सकते हैं। कंपोजिशन डीलर है उनको जो तो जरूरत नहीं है इनवॉइस के लिए। सर जी, कंपोजिशन डीलर क्या 5 करोड़ तक एग्रीगेटर टर्नओवर जा सकती है क्या? उनके लिए तो 1.5 सीआर के बाद दरवाजे बंद हैं। यस आशीष ग्रोवर जी, आपका कोई क्वेश्चन? क्यूएनए वाले मैंने सारे ले लिए। तो मैडम हेलो क्वेश्चन सारे हो गए हैं। हेलो यस आशीष जी। सर, सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, यस सर। सर जैसे मेरे सवाल है, हम लोग फार्मा के अंदर हैं और रेट वेरिएशंस होते रहते हैं, और मॉर्निंग में हमने कोई इनवॉइस बनाई यस। और पार्टी को हमने उसका बिलिंग कर दिया, और क्वेश्चन वही आ रहा है कि शाम को जब उसको भेजने लगे और कुछ वेरिएशन रेट्स का हो गया या कोई हाँ जी, आइटम का हो गया, हाँ जी। इनवॉइस जो है वो क्या उसका कोई टाइम फिक्स भी है कि 48 आवर्स तक हम उसको अपलोड कर सकते हैं, या सेम डे करनी है, या 12 आवर्स तक, या 24 आवर्स तक? सर देखिए, जीएसटी लॉ में कहीं कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई है, लेकिन मैंने अभी सर डिटेल में समझाया था। आपको जब गुड्स डिलीवर करें तो उससे पहले इनवाइस जनरेट कर लेना चाहिए, और गुड्स की डिलीवरी के साथ में इनवाइस जाना चाहिए। नहीं, वो तो बिल्कुल जाएगा सर, वो जाता ही है। पॉइंट ये है कि हमने आज कर लिया, पार्टी ने माल कल उठाना है, तो क्योंकि ट्रांजिट एरिया होता है हमारा, दिल्ली ट्रांजिट पोर्शन है, ह्यूज लेवल में मेडिसिन जाती हैं। हो सकता है आज पार्टी ने माल लिखवाया, वो उठा नहीं पाता है, कल इकट्ठी करके ले जाता है। उस केस में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो हमारे लिए क्या उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें हम? सर फिर तो आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। एक चीज बताइए सर यहाँ पे मेरे को, अभी क्रेडिट डेबिट नोट इनवाइस की तो बात की बात है, आपने एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 100 आइटम थे, अगले दिन पार्टी आई, पार्टी कहती है मुझे 99 आइटम्स ले जाने, तो सर क्या जी। आप उस 100 वाले इनवाइस के साथ 99 आइटम भेज दोगे? ईवे बिल सर 100 का होगा और आइटम होंगे 99, क्या पेनल्टी नहीं लगेगी ईवे बिल की सर? सर पहला तो क्वेश्चन ये है, इनवाइस का तो बाद में आएगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन पॉइंट ये आ रहा है कि अब वही है कि क्रेडिट नोट डेबिट ये इशू करना और ये सब चीजें हमारे लिए तो एक और नया हो जाएगा काम, यही लगा रहा है कि सर आपको स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है, लेकिन चीजें सुधरेंगी सर। आप ठीक अपने है। आप को करेक्ट करना पड़ेगा सर। और एक और क्वेश्चन था, अगर सेम परमिसेस है, सेम एरिया है, लाइक विद इन 500-700 मीटर की, जैसे हमारी मार्केट में कोई और शॉप को माल जाता है, ये हाँ। ई इनवॉइस का। और दूसरा मैं आपको का बता रहा हूँ कि जैसे मैंने माल पार्टी को भेजा और सेम एरिया है जिसको माल पोर्टर से जाता है, जल्दी वाले से जाता है, तो उसके लिए ई वे बिल क्या बनेगा? सर अगर गुड्स का मूवमेंट मोटराइज्ड कन्वेंस पे नहीं है जी। तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कल को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आएगा कि हमने किसी पार्टी को? सर मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने दिल्ली से मोबाइल परचेज किया और एक मुझे साथ- फरीदाबाद आना है, मैं मोबाइल अपनी जेब में रख के लाया और पैदल आया, मुझे ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं। नहीं नहीं सर, वो मोबाइल की बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने किसी को 1.5 लाख का 1 लाख का माल दिया अपनी मार्केट के अंदर, और हाँ 1.5 लाख का माल है, वो 25-30 पेटी बनी, और वो हाँ। पोर्टर से माल दे रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट से नहीं जा रहा है, किससे जा रहे हैं सर? ट्रांसपोर्ट से नहीं जा रहा है, वो पोर्टर जो झल्ली वाला लेके जा रहा है, तो वो मतलब उसका कोई 25-30 पेटी है। हाँ, वो मोटराइज्ड व्हीकल नहीं है ना सर, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ई वे बिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर। चाहे वो 1 लाख का हो चाहे 10 लाख का बिल हो। सर चाहे 10 करोड़ का हो, लेकिन आपको प्रूव ये करना पड़ेगा वो मोटराइज्ड व्हीकल से नहीं गया। वो तो प्रूव हो जाएगा, 1572/25 में एक एड्रेस है, और वही 1670/25 या 26 है, और सेम एरिया सेम एड्रेस है। सर मैं तो ये कहूंगा, जो बंदा ले गया है उसका नाम मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए कि आपने ठीक है। 10 करोड़ रुपए का मटेरियल एक ऐसे किसी पर्सन को कैसे दे दिया जिसके पास ना नाम है आपके पास, ना एड्रेस है, ना मोबाइल नंबर है। नहीं, एड्रेस तो है, वो तो एड्रेस पे माल जाएगा, हमारा नहीं डीएल नहीं नंबर होता है। सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मीडिएटर है, जो उठा के ले जा रहा अच्छा, है माल मीडिएटर को। मीडिएटर उठा के ले जा रहा है, वो तो सर जल्दी वाले होते हैं, नॉर्मल मार्केट्स में जल्दी वगैरह होता है, जल्दी का बिल्ला नंबर वगैरह होता है, यही चीजें होती हैं, और तो कुछ नहीं होता। बस वही काफी है सर, आपका होना ठीक, चाहिए कि फलाना ले गया है। राइट सर, थैंक यू सो मच। जी।
So I think Bhartiya ji has to leave for other meeting. So एक बार अच्छा, I think he had already left. So we'll take couple more questions. नो इशू। किसी का कोई और क्वेश्चन है? मनीष जी। Sir, हाँ, Q&A नहीं में भी मैं सिर्फ ये पूछ रहा था सर, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस इनसाइट। मैं ये पूछ रहा था जो ग्रोवर साहब ने पूछा कि इतना निटी ग्रिटी में कि 10 लाख का 5 लाख का माल नहीं जा रहा ऑटोमोबाइल किसी गाड़ी में, तो व्हाट इज द इशू? मतलब ऐसे में ई वे बिल रेज ही कर दिया आदमी, व्हाट इज द व्हाई इतने में इतनी एम्बिग्यूटी क्यों रखी जाए? सर मैं बता देता हूँ। एक्चुअली अगर आप प्रैक्टिकल और लीगल दो चीजें हैं। लीगली ये लिखा हुआ है सर, जब मोटराइज कन्वेंस पे होगा ना तभी वे बिल की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये मैं इसको कहूंगा सर ओवर कंप्लायंस। अब ओवर कंप्लायंस जब हम करते हैं या हम नॉन कंप्लायंस करते हैं तो शायद कुछ उसकी भी कॉस्ट हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर। हेलो। ओके थैंक यू। यस हाँ जी सर, मेरा एक ये क्वेश्चन था। मैंने अपना पूरा बिल बना लिया है, उसके बाद मैंने अपनी ट्रांसपोर्ट आईडी भी डाल दिया उसके बाद, तो मेरा ई वे बिल जनरेट करने के लिए फिर भी वो मेरे व्हीकल नंबर मांग रहा है, तो मैं उसको कैसे जनरेट करूँ? आप सप्लायर हैं, बायर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं? पहले ये बताइए। हम सप्लायर हैं। आप सप्लायर हैं? हाँ जी। आपने पार्ट ए जनरेट कर लिया? हाँ जी। आपने अपनी आईडी डाल दी? जी। आपने अपनी आईडी कौन सी वाली डाली? हमने ट्रांसपोर्ट आईडी, जिससे हमारा माल जाएगा हमारे बायर्स को। ठीक है, ट्रांसपोर्टर आईडी। तो इसका मतलब क्या होगा? आपने ट्रांसपोर्टर आईडी डाल दी तो ट्रांसपोर्टर व्हीकल नंबर अपडेट कर देगा? नहीं, जैसे हम ई वे बिल निकालने के लिए तो हमें वो फिर से व्हीकल नंबर मांगता है ना। वो आज ही सुबह से ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे टैली में। नहीं, फिर से ई वे बिल नंबर भाई जब तक आप नहीं डालोगे तो मांगेगा ना। तो ट्रांसपोर्ट वाले हमें व्हीकल नंबर कैसे बताएंगे? वो तो जैसे शाम में माल वगैरह लेके जाते होंगे। तभी बताएंगे आपको। ई वे बिल नंबर, व्हीकल नंबर तो चाहिए ना। हाँ जी। तो व्हीकल नंबर के बिना नहीं बनेगा ना, वो जनरेट ही नहीं होगा पार्ट बी जब तक आप नहीं डालेंगे। बिना व्हीकल नंबर के जनरेट ही नहीं होगा ई वे बिल उसमें। नहीं, ई वे बिल जब बिना व्हीकल नंबर के जनरेट होता है ना तो उस पे लिखा आता है नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, और 15 दिन तक वो वैलिड रहता है पार्ट ए। अगर आप उसमें 15 दिन तक ई वे बिल नंबर नहीं, सॉरी व्हीकल नंबर नहीं डालेंगे तो 15 दिन बाद वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। सौरभ जैन जी। अच्छा ठीक है सर। So I think दो तीन सेम ही क्वेश्चन है about how to create user ID and password. मैं कोशिश करता हूँ, एक मिनट मैं इसको बहुत एक मिनट कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ। मतलब 5-6 बार ये आया। आई थिंक गौरव जैन जी का भी यही क्वेश्चन Q&A में भी है, and 2-3 more people have asked the same. Can we show it or is there a help page? नहीं, मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बस, बाकी तो ये खुद कर लेंगे सर, मुझे पता है। एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ सर। एक्चुअली क्या है मैडम, मेरे को सोच तो मैं यही रहा था कि मैं वहीं से स्टार्ट करूँ। थोड़ा नेट में भी इशू है, एक मिनट मैं देखता हूँ अगर मैं कर पाया तो। आप क्या करेंगे? आपको सर आप स्क्रीन दिखा, सॉरी सर आप स्क्रीन दिखा। स्क्रीन दिखा रहे हैं। मैं ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि मैं लॉगिन तो कर नहीं पाऊंगा। मैं आपको बता, जब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो अपनी वो चेक करनी पड़ेगी आपको कि आप एलिजिबल है या नहीं है। जब आप वो चेक करेंगे ना तो आप क्या करेंगे, ई वे बिल की वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आप अंदर जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप ई इनवॉइस की यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करेंगे ना, तब आप अपना मतलब डायरेक्टली भी तो करना ही करना है। इसके बाद आप कोई एपीआई की हेल्प लेना चाहते हैं, जैसे टैली है उसकी हेल्प ले सकते हैं, तो वहां पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आप किसके थ्रू अपना ई इनवॉइस बनाना चाहते हैं। मेरे वाले केस में मैंने क्या किया था, मैंने टैली को अपना एआईपी बनाया हुआ है, और इसीलिए क्या हुआ कि मैंने जो अपना इनवॉइस है मैं बता देता हूँ, दिखती तो हमें ये नहीं है लेकिन प्रोसेस ऐसे होती है। मैंने अपना इनवॉइस टैली को भेजा, टैली ने इनवॉइस पोर्टल को भेजा, इनवॉइस पोर्टल से वापस टैली के पास आया, टैली से मेरे पास में आया। मतलब मैं ये कहूँ ये इंडिया से इतनी देर में यूएस से घूम के आ गया और मेरा इनवॉइस मेरे सामने आ गया। इसी तरह से आप क्या करेंगे, आप ई वे बिल की वेबसाइट पे जाएंगे, यूजर आईडी पासवर्ड अगर जनरेट नहीं है जनरेट करेंगे, अंदर जाके आपको इनवॉइस पोर्टल के लिए वो मिलेगा, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, यूजर मैनेजमेंट के अंदर जाके सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कोई इतना बहुत बड़ा इशू होने वाला नहीं है। जब वहां पे आप जनरेट कर लेंगे ना यूजर आईडी पासवर्ड, तो जो वो वाला यूजर आईडी पासवर्ड होगा वो क्या करेंगे, जब आप टैली की स्क्रीन ओपन करेंगे ना, और आप सबसे पहले क्या करना, इस चीज को जानने के लिए
टैली में जाना, टैली की किसी भी मास्टर वाली पार्टी, किसी भी पार्टी में चले जाना, जैसे मैंने भी अल्ट्रेशन करके वो गवर्नमेंट स्टीज का दिखाया था, उसको खोलना। खोलने के बाद राइट हैंड पे आपको क्या मिलेगा, जीएसटी सेटअप, जीएसटी नंबर की वेरिफिकेशन। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो सीधा पूछेगा यूजर आईडी और पासवर्ड डालिए। ये यूजर आईडी पासवर्ड वो वाला होगा जो आपने ई इनवॉइस के लिए जनरेट किया हो, वो यहाँ पे डालेंगे। तो आपको डालने के तुरंत बाद वो क्या दिखा देगा कि आपका जो इस पार्टी का जीएसटी नंबर है और उसका एड्रेस है वो कंप्लीट है। तो जब आपने एक बार यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया ना, तो अगले 6 घंटे तक वो वैलिड रहने वाला है। 6 घंटे के बाद फिर काम करेंगे तो फिर दोबारा से वो यूजर आईडी पासवर्ड। और ई-वे बिल के लिए भी यही है, HSN कोड वेरिफिकेशन के लिए भी यही है, और जीएसटी नंबर वेरीफाई करने के लिए ये भी यही है। और आप एक साथ सारे के सारी चीजें कर सकते हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में ये नहीं था कि अभी आप लोगों ने जनरेट नहीं किया होगा, अदरवाइज मैं वो जरूर दिखाता। तो मुझे लग रहा है सभी के क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं। हाँ सर, एक लास्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं Q&A में। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, मिस्टर रोहित कुमार का है ये। अच्छा, इज इट मैंडेटरी फॉर अस टू जनरेट ई इनवॉइस फॉर सर्विसेज सप्लाई? ये तो बताया ही था ना मैंने आपको, सर्विसेज सप्लाई। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Also, do we need to upload our delivery challans where material are sent for approval or free of cost being under AMC? देखिए, डिलीवरी चालान की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मैंने 2 बार बता दिया, एक बार अपनी प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग में, एक बार अभी। आपको सिर्फ ई इनवॉइस अपलोड करना है B2B के केस में, वो भी टैक्सेबल सप्लाई के केस में, ना कि किसी डिलीवरी चालान के केस में। और ये क्या कहते हैं, पोर्टर इज ऑल्सो ए ट्रांसपोर्ट, मैं समझा नहीं, पता नहीं संपत जी। सर आई थिंक दैट वाज पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन में उन्होंने लिखा था। ओके, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड। सर आपने लिखा है क्या अभी चैट पे? सर आप डिटेल्स भी देने वाले थे अपने, इन केस पीपल वांटेड टू कांटेक्ट यू। हाँ, मैं अभी डिटेल दे देता हूँ। माय मोबाइल नंबर इज, एक मिनट मैं दे देता हूँ। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अभी भारती जी चले गए हैं। आई एम ए फैकल्टी फॉर द जीएसटी ट्रेनिंग इन इंडिया बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और शायद टैली के साथ मेरा, अगर मैं ज्यादा भी नहीं कहूँ तो शायद 25th या 26th प्रोग्राम है, और ऑल ओवर इंडिया में जीएसटी के प्रोग्राम देता हूँ। आपकी जीएसटी से रिलेटेड, टैली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस प्रोग्राम के लिए तो खैर मैं इस प्रोग्राम के लिए और इवन जो जीएसटी के प्रोग्राम होते हैं उनके लिए पूरे इंडिया घूमता। तो थैंक यू वेरी मच टैली ने जो मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच राजेश जी। भारतीय सर ने मुझे यही बोला कि he couldn't miss attending this, so he really wanted me to thank you. So he said कि प्लीज आप उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलिएगा। So भारती जी एंड केट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। We have Arvind sir with here also. Yes. Yeah. Rajesh ji, thank you, thanks a lot. It was very informative. And I would like to thank all the participants. I've been with the program from the beginning, and so much of interaction. People are there for the last almost 1 hour or so. It is really good, very interactive. It was done through Kate. Thanks to Kate also, because the amount of importance Kate gave to their members, and Mr. Praveen ji and Rajesh ji wanted to conduct this program for their members. While we have around 50 audience, that is good, but they are very engaged audience. So thanks for all of them for sparing their time, especially during the beginning of the month. And this program will be updated on the CIT portal. I request all the participants to share it with their co-businesses so that they can get the wonderful advantage of 1 hour high voltage program on e-invoicing done by Rajesh ji. It is very useful, very basic, very informative. Thanks a lot. Thanks to all the participants. Special thanks to Chartered Accountant Rajesh sir, you've been so kind. You talk more about Tally, even though we are employees, but the amount of loyalty, love you have on the product is much amazing. Really happy to see that. Thank you. Thanks to all the participants from the CIT team, and we will see whether we can do more programs. Meanwhile, please ensure that the information of this program available on CIT website is as much as possible to the businesses of this country. Thank you. Thanks a lot to all. Komal, you can take it. Yes, sir. Thank you so much. I will now end the session.